चलिए भैया हम लोग शुरुआत करते हैं। सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। और सब्जेक्ट है आपका क्रॉप प्रोडक्शन और चैप्टर का नाम है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, कृषि अर्थशास्त्र। तो हम लोग कृषि अर्थशास्त्र के बारे में बात करेंगे, है ना। कि जनरली यहाँ से इस चैप्टर से भी एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, तो ज़्यादा डिटेल्स में हम लोग इस चैप्टर में भी नहीं पढ़ेंगे, है ना। सीधे सीधे हम लोग टू दी पॉइंट पे जाते हैं। पहले दे रखा है एग्रीकल्चर क्रेडिट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कृषि ऋण या साख, है ना। तो सबसे पहले एग्रीकल्चर क्रेडिट होता क्या, मतलब सीधी सी बात है कि किसानों को या फार्मर्स को एग्रीकल्चर के पर्पस जो भी एक्टिविटी होती है उसके लिए उनको ऋण जो क्रेडिट होती है या लोन जो होता है वो कहाँ से मिलता है ना। तो इसके बारे में हम लोग जनरल डिटेल्स में बात करते हैं। सबसे पहले जो क्रेडिट वर्ड है वो जो आपका अंग्रेजी जो साख है वो अंग्रेजी के क्रेडिट से बना, मतलब क्या होता है कि ऋण जो होता है ना उसको हम क्रेडिट बोलते हैं, है ना। और ये किस वर्ड से मिलकर बना, लेटिन से, ठीक है। लेटिन लैंग्वेज से लिया गया वर्ड है और क्रेडो से इसकी उत्पत्ति हुई है ना। जिसका अर्थ अगर हम लोग देखें तो उसका अर्थ होता है भरोसा, या शाब्दिक अर्थ मतलब होता है विश्वास है, भरोसा, ठीक है। सीधी सी बात है, हमने किसी को अगर पैसे उधार दिए हैं मतलब उसको हमने ऋण दिया है ना। तो एक भरोसे ट्रस्ट के बेसिस पे हम लोग ये देते हैं, है ना। सीधी सी बात है। तो साधारण शब्दों में साख किसी व्यक्ति, संस्था, समूह आदि के द्वारा ऋण उपार्जित करने की क्षमता होती है, मतलब ऋण देने की क्षमता, है ना। उसको हम लोगों ने कितना लोन दिया है उसकी जो कैपेसिटी होती है वो कहलाती है आपकी ऋण या क्रेडिट, है ना। अभी किस पे डिपेंड करती है, तो भैया उस व्यक्ति की आर्थिक स्थिति कैसी है, उस व्यक्ति का सामाजिक व्यवहार कैसा है ना। तो इन सभी बातों पे ये कैपेसिटी डिपेंड करती है। अब हम लोग बात करते हैं एग्रीकल्चर क्रेडिट के बारे में कि वह राशि जिसे कृषक या फार्मर उत्पादन बढ़ाने या अन्य खर्चों के लिए कुछ शर्तों पर उधार लेता है ना। तो सीधी सी बात है, जो फार्मर होता है वो अपने एग्रीकल्चर या क्रॉप प्रोडक्शन या फसल उत्पादन करने के लिए किसी भी व्यक्ति या किसी भी इंस्टीट्यूशन, किसी भी संस्था या समूह से जो भी ऋण लेता है उसके लिए कुछ कंडीशंस होती है ना। तो वो 3 पार्ट में हम इसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहले समय के आधार पर। अब हमारे एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है ना। सबसे पहले होता है अल्पकालीन ऋण। अल्पकालीन का मतलब होता है आपका शॉर्ट टाइम के लिए, है ना, जो बहुत कम समय के लिए जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं अल्पकालीन ऋण। अब जनरली जो भी ऋण लिया जाता है, जो भी क्रेडिट है, जो भी लोन लिया जाता है उसकी जो टाइम ड्यूरेशन होती है बहुत कम होती है। कितनी होती है, तो लगभग जो होती है 5 से 12 महीने, मतलब हम लोग इसको 1 साल भी बोल सकते हैं, है ना। अल्पकालीन ऋण की जो अवधि होती है वो 1 साल की होती है ना। और इसकी अधिकतम अवधि कितनी होती है, 15 माह की हो सकती है ना। मतलब आपको 12 महीने के अंदर ऋण लिया है उसको देना भी है ना। ज़्यादा अगर मैक्सिमम हम लोग ड्यूरेशन की बात करें तो 15 मंथ। अब जनरली ये जो ऋण लिया जाता है, लोन लिया जाता है ना, ये चालू खर्चों के लिए लिया जाता है। चालू खर्चे का मतलब होता है जो करंट एक्सपेंसेस होते हैं, है ना। जैसे इसे हम लोग क्रॉप लोन के नाम से बोलते हैं। 2 क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट है भैया। सबसे पहले अल्पकालीन ऋण की अवधि कितनी होती है वो हमें याद रखना है। 5 से 12 महीने बोलेगा, 12 महीने बोलेगा, 1 साल बोलेगा, अपने को 1 साल ही मान के चलना पड़ेगा, है ना। इसे हम लोग क्रॉप लोन के नाम से भी बोलते हैं। और जनरली इसे कौन प्रोवाइड करवाता है, तो जो प्राथमिक सहकारी साख समितियां जो होती है या सहकारी बैंक जो होती है, साहूकार जो होता है, महाजन, जमींदार द्वारा दिए जाते हैं। आपको पता है साहूकार क्या है, महाजन क्या है, मुझे आई थिंक इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके जो भी लोन लिया गया है वो किस पर्पस से लिया गया है, जैसे आपको खाद खरीदना, मैन्यूर खरीदना है, फर्टिलाइजर खरीदना है, सीड खरीदना है ना, बिजली का बिल भरना है, या ट्रैक्टर के लिए आपको फ्यूल ईंधन चाहिए, या पशु का आहार चाहिए। तो ये जो छोटे जो कामकाज होते हैं, जो चालू खर्चे होते हैं फार्मों पर, उनको चलाने के लिए अल्पकालीन ऋण की आवश्यकता होती है। यहाँ से 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। कौन सी बैंक इससे कौन इसे प्रोवाइड करवाते हैं, वो एग्जाम्पल क्या है, इसे क्या किस नाम से बोलते हैं और इसकी ड्यूरेशन कितनी होती है। सेकेंड है मध्यावधि ऋण। मध्यावधि ऋण का मतलब क्या होता है कि अल्पकालीन ऋण और दीर्घकालीन ऋण की जो बीच की अवधि होती है उसे हम लोग बोलते हैं मध्यावधि ऋण, है ना। अब इसे कौन प्रोवाइड करते हैं, तो सबसे पहली बात हमें समझना पड़ेगा कि 1 साल तक का जो ऋण होता है उसे अल्पकालीन बोलते हैं, और 1 साल से लगा के 5 साल के बीच में, या तो 15 महीने तक तो उसकी अधिकतम अवधि है ना। तो 2 वर्षों से लेकर 5 वर्षों के बीच में जो भी ऋण की ड्यूरेशन होती है, मतलब आपको इसके बीच में पैसा उसको चुकाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसे प्रोवाइड करवाते हैं सहकारी समितियां जितनी भी होती, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो होती है ना। कमर्शियल बैंक, व्यावसायिक बैंक जैसे बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, है ना, जितने भी बैंक्स, भूमि विकास बैंक, लैंड डेवलपमेंट बैंक जो होती है, ग्रामीण बैंक जो होती है ना। तो ये सब इसे प्रोवाइड करवाती है। अब
किस पर्पज से ऋण लिया जाता है, जैसे बैल आपको खरीदना है, मतलब बड़े कार्य आपको अब करने पड़ेंगे, ठीक है। दुधारू पशु खरीदना है, कुआं गहरा कराने के लिए, पंप सेट का मतलब अगर आपको मोटर खरीदना है, अस्थायी टेम्पररी भूमि सुधार करना है, छोटे फार्मों पर छोटे कुछ आपको इक्विपमेंट्स या औजार खरीदना है, इसके लिए जनरली ये लोन दिया जाता है। थर्ड है आपका दीर्घकालीन ऋण। दीर्घकालीन का मतलब होता है जो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है, ठीक है। आपको बहुत बड़े कार्य करना है, क्योंकि ऋण भी आपका बड़ा है ना। हो सकता है इसकी जो आपकी कॉस्ट मतलब इसमें जो ड्यूरेशन हो ज़्यादा हो, है ना। तो ये जो ऋण लिया जाता है ये कुछ ही बैंक देती है, जैसे भूमि विकास बैंक, जितने भी व्यापारिक बैंक मतलब कमर्शियल बैंक, ठीक है। ये जो ऋण दिया जाता है 5 वर्षों से लेकर 15 वर्षों के लिए दिया जाता है, मतलब इसकी जो अवधि होती है ना वो 5 से 15 के बीच में होती है, और अधिकतम मैक्सिमम ड्यूरेशन कितना हो सकता है, 20 वर्ष का हो सकता है। अब भैया ये जो ऋण है क्योंकि अवधि ज़्यादा है ना, तो सीधी सी बात है कुछ आपको बड़े कार्य करना है फार्मर पर, जैसे भारी मशीनरी, ट्रैक्टर खरीदना है, हार्वेस्टर खरीदना है ना, या रोटावेटर खरीदना है, या कुआं खुदाना है, आपको नलकूप लगवाना है। स्थायी भूमि सुधार, देखिए मध्यावधि में टेम्पररी होता है आपका भूमि सुधार, मतलब अस्थायी भूमि सुधार होता है, जबकि दीर्घकालीन में क्या होता है, स्थायी भूमि सुधार होता है। दोनों में डिफरेंस समझ लेना है ना। तो मछली पालन, मुर्गी पालन, या आपको डेयरी फार्म ओपन करना है, तो जो भी कार्य आपको करना है, पर वो सब बड़े कार्य होंगे, उसके लिए जो भी ऋण दिया जाता है वो दीर्घकालीन ऋण होता है। अब हमें यहाँ से एग्जाम्पल देखना है भैया, और दूसरी बात ये कि इसकी ड्यूरेशन कितनी है। अब हमने समय के आधार पर देखा, तो भैया देखिए सीधी सी बात, अल्पकालीन की जो होती है वो 1 साल होती है। मध्य अवधि की जो ऋण, मध्य में जो मीडियम ड्यूरेशन वाला जो लोन होता है उसका 2 से 5 वर्ष होता है, और दीर्घकालीन की 5 से 20 होती है ना। तो ये समझने वाली बात है। सेकंड इसके आधार पर होता है ऋण की उपयोगिता के आधार पर। अब ऋण की उपयोगिता क्या होती है, ऋण की उपयोगिता की अगर हम लोग बात करें तो ऋण की उपयोगिता में ये 2 प्रकार का होता है। देखिए उत्पादक ऋण और अनुत्पादक ऋण। जो भी ऋण लिया जा रहा है किसी भी व्यक्ति या किसी भी समूह या किसी बैंक के द्वारा, वो जो ऋण हम लोग लेंगे क्या वो उत्पादक है, मतलब हम लोग उसको कहीं भी इन्वेस्ट करेंगे तो वहाँ से हमें कुछ मिलना चाहिए, है ना, प्रोड्यूस होना चाहिए, ठीक है। जैसे आप एग्जाम्पल देंगे आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगा। पहला दे रखा है डायरेक्ट, और सेकंड आपका इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। वे ऋण जिनका कृषि उत्पादन से सीधा संबंध होता है ना। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, कृषि उत्पादन से सीधा संबंधित खाद, बीज, दवाई आदि के लिए दिए जाने वाला। देखिए सीधी सी बात है सर, खाद बीज अगर हम लोग खरीदेंगे तो हम लोग खेत में डालेंगे, फसल उत्पादन करेंगे, इससे हमें फसल के दाम अच्छे मिलेंगे, है ना। फसल उत्पादन हमारा अच्छा होगा तो हमें किसान को इनकम प्राप्त होती है, तो उत्पादक ऋण हो गया। और उत्पादक में भी कौन सा, प्रत्यक्ष है। अब अप्रत्यक्ष क्या होता है, जो कृषि उत्पादन से उसका सीधा संबंध नहीं होता। जैसे आपको कृषि से संबंधित दूसरे कार्य करना, जैसे आपने अपनी जो लोन लिया था वो तो आपने एग्रीकल्चर के पर्पज से लिया था, पर आपने क्या किया, उसको पुराना कर्ज निपटाने में दे दिया, या किसानों को ट्रेनिंग करने के लिए दे दिया, है ना, या कृषि संबंधित पत्रिकाएं जो भी होती है आपकी मैगजीन्स वगैरह में लगा दिए, तो है तो एग्रीकल्चर संबंधित, पर वो क्या है आपका अप्रत्यक्ष है, मतलब अडायरेक्ट, जो इनडायरेक्ट है, जो कृषि उत्पादन से सीधा संबंध नहीं होता। अनुत्पादक की बात करें, अनुत्पादक मतलब होता है अनप्रोडक्टिव। अनप्रोडक्टिव में क्या होता है, इसका कृषि उत्पादन से कोई संबंध नहीं होता है ना। ये जनरली क्या होता है कि जो फार्मर होती है, उसकी जो फैमिली होती है, उसके लिए लिया जाता है। तो इसको हम लोग कंजप्शन लोन के नाम से भी बोलते हैं ना, उपभोग ऋण कंजप्शन लोन के नाम से बोलते हैं। जैसे भैया फार्मर ने ऋण तो लिया था एग्रीकल्चर के लिए, पर वो उसने क्या कर लिया, शादी के लिए खर्च कर दिया, मनोरंजन के लिए, मृत्यु भोज आदि के लिए दिया जाने वाला ऋण जो था वो अनप्रोडक्टिव लोन के अंतर्गत आता है। तीसरा जमानत प्रतिभूति के आधार पर। जमानत मतलब आपको कुछ एक सिक्योरिटी देना पड़ेगा, ठीक है। इसके आधार पर 2 प्रकार का होता है। पहला होता है रक्षित। रक्षित का मतलब क्या होता है, सिक्योरिटी, ठीक है, जो बहुत बिल्कुल सिक्योर ऋण है, सिक्योर लोन होता है। देखिए 2 चीज़ समझना, रक्षित ऋण जो होता है ना उसमें ब्याज की जो इंटरेस्ट रेट होती है वो बहुत कम होती है। ये 4 प्रकार का होता है। चल संपत्ति की जमानत, स्थिर अचल संपत्ति की जमानत, व्यक्तिगत प्रतिभूमि ऋण और संपार्श्विक प्रतिभूमि। देखिए सीधी सी बात है, चल संपत्ति में अगर मान लो मुझे ऋण लेने जाना है, मुझे लोन लेने जाना है, तो मुझे वहाँ पर कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, कुछ वहाँ पर मुझे सिक्योरिटी देना पड़ती है कि भाई भैया मैं इतनी जॉब कर रहा हूँ, या मेरे पास इतनी ज़मीन है, कि मेरे पास इतना जो भी हो XYZ आपके पास। तो चल संपत्ति में क्या क्या था वो देख लीजिए, जैसे जेवर है, औजार है, पशु है, इनको बंधक बनाती है बैंक, और क्या करती है, आपको फिर ऋण दे देती है। अगर आपने ऋण का भुगतान नहीं किया, आपने टाइम से लोन नहीं चुकाया, तो जो भी इंस्टीट्यूट है, जो भी संस्था होती है, वो क्या करती है कि जो भी आपका बंधक बनाया था उसको बेचकर फिर आपका ऋण वसूल कर लेती है। अब स्थिर क्या होता है भाई, अचल संपत्ति। अचल संपत्ति मतलब जो कभी चलती नहीं है, ठीक है। जैसे आपने क्या किया कि लोन लिया, लोन के लिए आपने अपना मकान गिरवी रख दिया या अपनी भूमि गिरवी रख दी, तो इनको बंधक बनाकर
कोई भी बैंक लोन दे देती है और सीधी सी बात है ना, जब तक आप उसका लोन का भुगतान नहीं करेंगे तो वो बंदा खटेगा नहीं, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं अचल संपत्ति की जमानत। व्यक्तिगत प्रतिभूति में क्या होता है कि किसी पर्सनल व्यक्ति को आपने बोला कि भैया जैसे कि मुझे लोन लेना है, तो अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, पर मेरे एक ऐसा दोस्त है जो बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति है ना। तो बैंक क्या करती है कि उस प्रतिष्ठित व्यक्ति को पर एक बीच में मीडिएटर बनाती है कि भैया आपके आधार पर हम लोग इनको लोन दे रहे हैं, इसमें आपकी भी जिम्मेदारी रहेगी। तो एक व्यक्तिगत प्रतिभूति ये हो जाती है। समपार्श्विक में क्या होता है, जैसे आपके पास कोई शेयर है या प्रमाण पत्र है, आपके पास बीमा पॉलिसी है ना, तो बीमा पॉलिसी है, बचत पत्र है, कुछ भी हो, तो इनके आधार पर इनको आपको जमानत के आधार पर दिया जाता है और फिर आपको लोन दिया जाता है। आरक्षित ऋण क्या होता है? आरक्षित ऋण देखिए, इस प्रकार के ऋण में किसी भी प्रकार की प्रतिभूति जमानत नहीं होने के कारण रिस्क बहुत अधिक रहती है। देखिए सीधी सी बात है भैया, इंडिया में इतनी सारी बैंक है, हर किसी व्यक्ति को लोन नहीं मिलता है। लोन मिलता भी है तो उसकी आपको उसकी कैपेसिटी देखना पड़ेगी कि मैं इस बैंक अगर किसी व्यक्ति को लोन या ऋण देती भी है तो क्या ये भर पाएगा कि नहीं भर पाएगा, इसकी कैपेसिटी, इसकी क्षमता है कि नहीं है। हर किसी को अगर लोन दे दिया है तो ऐसे तो बैंक सब डूब जाएगी, है ना। तो सीधी सी बात है कि जो रक्षित ऋण होता है उसमें आपको कुछ ना कुछ सिक्योरिटी रखना पड़ती है बैंक के पास। तो उसमें क्या होती है कि बैंक भी हैप्पी रहती है और बैंक को भी पता रहता है कि चलिए ठीक है यार, ये चीज़ें हैं, तो वो जो इंटरेस्ट रेट होती है वो रक्षित ऋण में कम होती है। आरक्षित ऋण में क्या होता है कि कोई भी, जब आपको पता है कि कोई जमानत ही नहीं है, आपने कोई सिक्योरिटी नहीं दिया है, तो सीधी सी बात रिस्क तो रहेगी, बैंक भी रिस्क में रहेगी। इस कारण क्या होती है कि आरक्षित ऋण की हमेशा ब्याज दर ज़्यादा होती है ना। अब कौन सा लोन किस में अंतर्गत? अल्पकालीन और मध्यमकालीन जो ऋण होता है वो रक्षित और अरक्षित दोनों प्रकार का होता है, परंतु जो दीर्घकालीन जो होता है, जो 5 से 20 साल के लिए दिया जाता है, वो हमेशा रक्षित ऋण ही होता है। क्योंकि इतना बड़ा, अगर आपको 20 लाख रुपए का लोन दिया जा रहा है, वो भी 20 साल के लिए लोन दिया जा रहा है ना, तो सीधी सी बात है उसमें ये तो होता है कि रिस्क तो रहती है ना। कभी पैसा आएगा, कभी पैसा नहीं आएगा, दोनों तरह की चीज़ें होती है। चलिए, तो आपने ऋण के बारे में, क्रेडिट के बारे में बेसिक चीज़ें समझ ली हैं, है ना। किसका ड्यूरेशन कितना होता है, कौन सा प्रोडक्टिव लोन होता है, कौन सा अनप्रोडक्टिव लोन होता है, सिक्योरिटी कैसे जमा होती है, अनसिक्योर्ड कौन सा लोन होता है, ठीक है। अब सोर्सेज, हमको लोन कहाँ से मिलता है ये पता होना चाहिए। लोन दो तरह से मिलता है, एक होता है संस्थागत स्रोत, एक होता है आपका गैर संस्थागत स्रोत। संस्थागत मतलब कोई इंस्टीट्यूशन ही, कोई संस्था होती है जो लोन देती है। अब इसमें क्या होती है, सरकार का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हस्तक्षेप होता है और इसके लिए कंडीशंस होती ऋण की, लोन की, कि आपको भैया इतना डॉक्यूमेंट्स लाना पड़ेगा, आपको सारी जो कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस होती है वो फॉलो करना पड़ती है। तो जो टोटल क्रेडिट होती है ना, उसका 75, भारत इंडिया में जो भी लोन दिया जा रहा है उसका 75 से 80% संस्थागत स्रोतों के द्वारा ही दिया जाता है। अब संस्थागत स्रोत में जैसे आपने देखा होगा, सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक हो सकती है, व्यापारिक बैंक, जितने भी आपने कमर्शियल बैंक नाम सुना होगा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, है ना, कैनरा बैंक, ये जितने भी बैंक होती है, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट बैंक हो। व्यापारिक बैंक हो, सरकारी बैंक भी होती है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो आरआरबी बैंक्स होती है ना, आपके एग्रीकल्चर क्रेडिट जो कॉरपोरेशन होते हैं वो, कृषि वित्त निगम, ये जितने भी जो भी सरकार से जुड़ी हुई संस्था होती है वो सब संस्थागत स्रोत के अंतर्गत आती है ना। इनकी कुछ टर्म्स कंडीशंस होती है वो आपको फॉलो करना पड़ता है। अब गैर संस्थागत स्रोत में क्या होता है कि जो भी इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, और होता भी तो बहुत कम होता है, ठीक है। तो इंडिया में जो भी क्रेडिट दिया जाता है उसका 20 to 25% इस सोर्स के थ्रू दिया जाता है। जैसे साहूकार, आपने साहूकार का नाम सुना ही होगा, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं, आड़तिया लोग, जमींदार, और अन्य में आपके कौन कौन हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, आपका भाई हो सकता है, आपका पड़ोसी हो सकता है। तो ये क्या होते हैं कि कोई संस्था से जुड़े नहीं होते, इनके कोई टर्म्स कंडीशन नहीं होते। आज मालूम मुझे कि मुझे 10,000 रुपये चाहिए, है ना, मैंने अपने गांव में किसी जमींदार या किसी साहूकार को बोला, व्यापारी को बोला, उसने मुझे 10,000 रुपये दे दिए, तो इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल थोड़ी है। अब चूंकि दो चीज़ आपको समझना पड़ेगा, गैर संस्थागत स्रोत में हमेशा ब्याज दर ज़्यादा होती है, और जो संस्थागत स्रोत होते हैं, ठीक है, जो भी आपके संस्था से रिलेटेड जो भी बैंक वगैरह होती हैं, इनकी टर्म्स कंडीशन हमेशा फिक्स्ड होती है, ये इतने % ही ब्याज दर, इंटरेस्ट रेट रखेंगे। अब गैर संस्थागत में क्या होता है कि आपकी ब्याज दर हमेशा ज़्यादा होती है ना, ठीक है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थागत स्रोत और कौन सा गैर संस्थागत स्रोत है, ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा, और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आया भी है। अगर हम लोग बात करें तो अब हमारा टॉपिक है सहकारिता, कोऑपरेशन क्या होती है? देखिए, सहकारिता, सह का मतलब साथ साथ, और कारिता का मतलब होता है कार्य करना। सीधी सी बात है, ये समूह होता है एक लोगों का, ऐसे व्यक्तियों का समूह होता है जो अपनी इच्छा से
है ना, किसकी अपनी इच्छा से परस्पर स्वेच्छापूर्वक एकत्रित होते हैं और अपने साधनों को एकत्रित कर, साधन मतलब क्या, उनके पास जो भी यंत्र हैं, जो भी उनके पास है, उनको एकत्रित करो, आर्थिक विकास और समाज कल्याण का कार्य करते हैं। देखिए कोऑपरेशन का मतलब सीधी सी बात है कि मैं एग्जांपल फार्मर का ले लेता हूँ कि अगर 3 फार्मर हैं, उन्होंने आपस में बातचीत किया कि अपन एक काम करते हैं, मिलजुल के काम करेंगे, तो तीनों जो किसान लोग थे वो आपस में साथ साथ आए, जमीन का अपना अपना ही है पर साथ में मिलकर काम करेंगे और जितने भी उनके पास साधन है उन साधनों का भरपूर उपयोग करेंगे। इससे क्या होगा कि तीनों किसानों की जो आर्थिक स्थिति है वो सुधर जाएगी और तीनों का फायदा होगा, वो समाज कल्याण भी होता है ना। तो ये सहकारिता कहलाती है। सहकारिता का मतलब होता है साथ साथ काम करना, ठीक है। सहकारिता की उत्पत्ति यूरोप से हुई थी और इसका जो आंदोलन स्टार्ट हुआ तो इसकी जो मातृभूमि वो बनेगा। भारत के सहकारी आंदोलन के एफ निकोलस को माना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है। यूरोप से हुई, आंदोलन कहां से स्टार्ट हुआ था, ब्रिटेन से, और जनक कौन है, एफ निकोलस, ठीक है। और व्यक्तियों का समूह जो आपस में मिलजुल कर स्वेच्छापूर्वक, देखो भैया किसी को जबरदस्ती पकड़ के नहीं लाना है, वहां लिखा है परस्पर स्वेच्छापूर्वक, मतलब उनका इंटरेस्ट होना चाहिए कि हम लोग ग्रुप में वर्क करें, ग्रुप में काम करें। अब भारत में सहकारिता का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण मजदूरों, किसानों को व्यापारियों के शोषण से मुक्त करना था। आपको पूरा समझ में आ गया होगा। पहले क्या था, पहले के ज़माने में कि जो व्यापारी है, जमींदार है, साहूकार है, इनका बहुत बड़ा दबदबा होता था। इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत जल्दी और बहुत अच्छे तरीके से बड़े बड़े साहूकार और जमींदारों के पास हजारों बीघा, हजारों एकड़ ज़मीन होती थी, क्योंकि ये क्या करते थे कि किसानों को उलझा के रखते थे और ये किसानों को लोन देते थे, क्रेडिट देते, वो बाद में उनकी ज़मीन छीन लेते थे, है ना। तो आई थिंक ये सब आपको समझ में आ रहा होगा। भारत में सहकारिता है वो 25 मार्च 1904, बहुत इंपॉर्टेंट भैया, एक कानून बनाया गया सबसे पहले। तो भारत में सहकारिता कानून कब बनाया गया था, 25 मार्च 1904। कोऑपरेटिव मूवमेंट बोलेंगे, कोऑपरेटिव आंदोलन बोलेंगे। भारत में सर्वप्रथम से इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1904 में, ठीक है, जिससे लघु सीमांत किसानों को पर्याप्त ऋण मिल सके। देखिए जितने भी आपके मार्जिनल फार्मर्स हैं, है ना, और आपके स्मॉल फार्मर्स हैं, इनको क्या होता है कि इनको बैंक भी क्रेडिट देती भी है ना, तो क्योंकि इनके पास इतनी कंडीशंस तो होती नहीं है ना, तो ये ताकि बैंक की कंडीशंस को फुलफिल कर पाए। अब ये क्या होता है कि इनको प्रॉपर एक क्रेडिट या लोन मिले जिससे अपनी आर्थिक विकास करे। तो इसके लिए भारत में सहकारिता की शुरुआत हुई। अब 3 तरह से ये संस्थाएं होती है, 3 प्रकार की होती है, ये त्रिस्तरीय होती है। सबसे इंपॉर्टेंट भैया ध्यान रखिएगा, ठीक है, हम देखेंगे उसको ग्रामीण स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर। आपने देखा होगा ग्रामीण स्तर पर जो ग्राम पंचायत होती है, ठीक है, ये संस्थाएं ग्रामीण स्तर पर विलेज लेवल पे होती है ना, जिसे हम प्राथमिक सहकारी संस्था कहते हैं, है ना। अपने जो प्राइमरी सोसाइटीज जो होती है ना, वो सब इसके अंतर्गत आती है। तो ये क्या करती है कि इनको पैसा कहाँ से मिलता है, इनको जो पैसा मिलता है वो मिलता है आपका राज्य सहकारी, जो आपकी जो डिस्ट्रिक्ट या आपके जो स्टेट की जो कोऑपरेटिव बैंक्स होती है, वहाँ से इनको राज्य सरकारें जो गवर्नमेंट होती है इनको पैसा देती है। ये क्या करती है कि अल्पकालीन, अधिकतर अल्पकालीन परंतु कभी कभार मध्यमकालीन ऋण बनाए जाने वाली समितियों में प्राथमिक कृषि ऋण 2 मिनट रुकिएगा, ठीक है। तो ये जो भी प्राथमिक प्राइमरी सोसाइटीज होती है